हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। ये किताब दीना मरियम द्वारा लिखी गई है और दीना मरियम काफ़ी वर्षों से उनकी क्रिया योग की साधना चल रही है और वो योगानंद परमहंस जी की शिष्य हैं। एक मेडिटेशन के अनुभव में उन्हें अपने पास्ट लाइफ्स उन्होंने देखना शुरू किया और उसमें हम वो अपनी एक पास्ट लाइफ के बारे में यहाँ पे बात कर रही हैं, जिसमें वो मीनाक्षी के रूप में आई थी। अम, उस युग में जब माता सीता और श्री राम का जन्म हुआ था, वो इन्कार्नेशन था उनका। और हम ये स्टोरी मीनाक्षी के नज़रों से देख रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था माता का जन्म, उनकी शिक्षा और कैसे वो इतनी छोटी एज में उन्होंने चलना शुरू कर दिया। फिर जनक बाबा ने कहा कि माता को एग्ज़ैक्टली पता होता है कि किसे क्या चाहिए। तो सुनैना माँ से कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये बात सबको पता चल गई और सब महल की तरफ आने लग गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँगे। जिसके उत्तर में सुनैना माँ कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि सीता अपने बचपन को पूरी तरह से एन्जॉय करे और ये टाइम दोबारा फिर आने नहीं वाला है। पर जनक बाबा कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? हम उनको रोक के नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारे लिए नहीं आई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका इस पृथ्वी पर आना हमारे लिए नहीं है, बल्कि पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए, नेचर के लिए, प्राणियों के लिए, सबके लिए है। तो हम उनको बाँध के नहीं रख सकते या हम सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोच सकते। आगे मीनाक्षी लिख रही हैं, दीना जी लिख रही हैं कि मीनाक्षी ने ऐसे देखा कि आगे के साल में ऐसे ही वो आस-पास के आश्रमों में जाया करते थे और जनक बाबा माँ को अपने साथ लेके जाया करते थे। अम, जब एक एक रात को ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जो लास्ट टाइम हमने देखा था। वो बोल रही हैं कि मैंने उनको सुला दिया और जनक बाबा मेडिटेशन करने चले गए और फिर मैंने जब देखा तो वो वहाँ पे नहीं थी, वो चली गई थी, वो अपने बेड पे नहीं थी, तो वो बहुत डर गई। उसके बाद थोड़े घंटों के बाद पहले वो खुद को बोल रही थी कि आ जाएँगे, आ जाएँगे। बाद में वो नहीं आए तो मीनाक्षी बहुत डर गई और फिर जब उन्होंने जनक पापा को देखा बाहर अ, टहलते हुए, तो वो जल्दी से उनके पास दौड़ी और उनको बोला कि पता नहीं माता कहाँ चली गई है, बहुत देर हो गई है और मैं उन्हें ढूँढ नहीं पा रही हूँ। तो पापा कहते हैं, जनक बाबा कहते हैं कि आ जाएँगी वो। पर मीनाक्षी कहती है बहुत बहुत अँधेरा हो गया है और मैं रोने लग गई। तो जनक बाबा उनको समझाते हुए कहते हैं कि मीनाक्षी, हम उनको बाँध के नहीं रख सकते। मैं बार-बार ये बोलता रहता हूँ सबको कि वो आ जाएँगे, तुम जाके सो जाओ। और फिर से जनक बाबा अपने ध्यान में चले गए। लेकिन मीनाक्षी कह रही है मैं भी बैठी रही, मैं भी बिल्कुल नहीं सोई और जब सुबह हुई तो फिर से मुझे मेरे अ, हार्ट ऐसे धक-धक करने लग गया कि अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ पे है। तो जनक बाबा कहते हैं मीनाक्षी को, आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ पे है। और वो जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे वो उन्हें मिल जाती है। तो वहाँ पे माता एक बंदर या मंकी के फैमिली के साथ बैठी होती है और उसमें से जो मदर मंकी है, माता, उनके गोद में सर रख कर माँ सो रही थी। तो ये दोनों जनक बाबा और मीनाक्षी धीरे से जाते हैं, पर जैसे ही वो अ, मंकी सुनती है तो वो एकदम से अलर्ट कर देती है अपने सारे बच्चों को और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो माँ कहती है, सीता माँ भी उठ जाती है और बोलती है पिताजी, वो अपने बाबा को सामने देखते हैं तो जनक बाबा उन्हें
जल्दी से अपने गोद में उठाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको वो माता से कह रहे हैं कि आपको बिना मीनाक्षी को बताए नहीं जाना चाहिए था। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, पूरी रात वो सोई नहीं। तो मीनाक्षी कह रही है मैंने पूछा माता को कि क्या हुआ? आप कहाँ चले गए थे अचानक से और मैं हर जगह आपको ढूँढ रही थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तो जनक बाबा कहते हैं मुझे पता है कि कोई अच्छा रीज़न ही होगा आपके ऐसा करने के पीछे, पर आप वापस क्यों नहीं आए? तो माँ कह रही है कि जो मदर मंकी थी, जो माँ थी उनमें सबके वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उनका एक न्यू बॉर्न बच्चा एक वो पेड़ से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो माँ कह रही है कि मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा था और मुझे उसकी हेल्प करनी थी। जब वो रो रही थी तो मैंने इसीलिए मेरा सर उनकी गोद में रखा सो दैट उनको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो और उसके बाद मैं वहाँ सो गई। लेकिन मेरा इरादा पूरी रात बाहर रहने का नहीं था। तो बाबा कहते हैं कि जनक बाबा कहते हैं ठीक है मुझे समझ में आ गया कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन एक एक रूल बनाते हैं हम कि इसके आगे आप कभी भी बाहर जाएँगे, तो आप हमें बता के जाएँगे, जिससे बाकी सबको चिंता ना हो। और माँ कह रही हैं, "हाँ, मैं कोशिश करूँगी।" तो जनक बाबा कह रहे हैं कि मुझे पता है, कुछ साल और फिर आप अपना ख़्याल खुद रख सकते हैं। लेकिन अभी हम सबको स्पेशली आपकी माँ को बहुत चिंता होती है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर उन्हें ये पता चला तो कि आप बिना बताए पूरी रात जंगल में थे। फिर माँ कह रही हैं, "हाँ, अभी से मैं ध्यान रखूँगी" और उसके बाद एक सेवक को सिर्फ़ माता को देखने के लिए कि वो वहाँ पे है, सो रही हैं कि कहाँ गई हैं, उसके लिए एक सेवक रात भर उनके साथ रहता था और जब सुबह हो जाती थी तो दूसरा आता था और वो पहला वाला चला जाता था। तो बाद में मीनाक्षी कहते हैं कि थोड़े सालों के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम ज़्यादा उन पर और भी उनकी उनको बाँध के नहीं रख सकते। एक दिन फिर से ऐसा एक इंसिडेंट हुआ बोल रही हैं, मैं सुबह आई तो मैंने देखा कि जो गार्ड सेवक थे, जो उनको देखने के लिए आए थे, वो सो गए हैं बाहर और माता का बेड खाली है और वो कहीं पे भी नहीं है। फिर मैं ढूँढने लग गई उन्हें और फिर मुझे किसी ने बताया कि वो नदी के पास गई हैं। फिर वो मीनाक्षी भी उनको ढूँढने नदी पर जाती हैं और वहाँ वो मिल जाती है और वो देखती हैं कि माता नदी से कुछ बात कर रही हैं और इस तरह से गुस्से से बात कर रही है, उनको डाँट रही है नदी को। तो मीनाक्षी कह रही है मैं चुपचाप साइड में बैठ गई और फिर वो मेरी तरफ टर्न किया और फिर मैंने उनको बोला क्या हुआ माता? तो वो कह रही हैं कि पहले तो उन्होंने मीनाक्षी को पूछा तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे आई? फिर बाद में उन्होंने बोला कि कल रात को इस नदी ने एक बैल का जीवन ले लिया। अभी वो जो फार्मर है, वो क्या करेगा? वो कैसे अपने खेत जोतेगा? ये सही नहीं है। तो मीनाक्षी कह रही है मैंने माँ से पूछा आपको कैसे पता चला? तो माँ कह रही है कि मुझे इस ड्रीम में मुझे सपने में दिखा था, बहुत क्लियरली मुझे दिखा था और मुझे ये भी दिखा कि वो जो फार्मर है, जो किसान है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है और कल रात बहुत बारिश होने की वजह से शायद वो बैल यहाँ पे पानी पीने आया था, तो उसका पैर फिसल गया और मीनाक्षी कह रही है मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ चुपचाप सुना। फिर मैंने बोला कि मीनाक्षी को माँ कह रही हैं कि हाँ, अभी हमें उसकी वो उस फार्मर की, उस किसान की हेल्प करनी चाहिए। तो बाद में वो लोग महल में आए और जनक बाबा को सारी कहानी बताई, तो बाबा बोल रहे हैं, "पर हम उसको ढूँढेंगे कैसे?" तो माँ कह रही हैं कि, "मैं ढूँढ लूँगी अ, बस हमें उस किसान को एक बैल देना चाहिए।" तो जनक बाबा किरण को जो कि एक सारे उस वो महल के जो एनिमल्स थे, सारे जो एनिमल्स थे, गाय, बैल सब कुछ उनकी वो देख-रेख करते थे।
उनका नाम किरण था और काफ़ी वर्षों से वो ये सेवा कर रहे थे। उनके पिताजी भी ऐसे ही सेवा करते थे। तो मीनाक्षी उनको जानती थी, थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे कि वो कैसे दिखते थे। काफ़ी सुंदर थे दिखने में, उनके फेशियल फीचर्स थोड़ा-सा सांवला उनका रंग था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर रहते थे जानवरों के साथ। और फिर किरण और मीनाक्षी ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस जितनी ज़रूरत हो उतना। तो किरण को बहुत अच्छा लगता था माता से बात करना। वो लोग माता उसको उस किरण को बताती थी जब कोई जानवर बीमार पड़ जाए तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और माता को भी इन प्राणियों के आस-पास बैठ के उनको देखना बहुत अच्छा लगता था। फिर जैसे ही किरण को जनक बाबा बोलते हैं कि आप एक बैल लेके आइए, तो वो जल्दी से जाके एक बैल लेके आते हैं। और फिर जनक बाबा दोबारा माँ की तरफ देख के कहते हैं, वो सब अ, किसानों को ढूँढने निकल जाते हैं कि किसका बैल कल रात को किसके बैल की मृत्यु हो गई। तो कोई नहीं मिलता, तो बाद में जनक बाबा माँ को कहते हैं शायद आपका सपना था। पर माँ बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है और कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि ये सत्य है। और आगे जाके देखते हैं तो उन्हें वो किसान मिल जाता है, जिसका बैल गायब हो गया था। वो बहुत दुखी था और फिर जब उसने महाराज को देखा एक बैल के साथ, तो उसे बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा कृतज्ञता की भावना उसके अंदर आई और वो महाराज को ऐसे थैंक यू बोलने लगा। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं, सीता। उन्होंने सपने में देखा और फिर बोला कि नहीं, हमें आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो हम ये लेकर आ गए। उसके बाद फिर से मीनाक्षी कह रही हैं अ, आगे शाम को उन्होंने फिर माता को वहाँ नदी के पास देखा और इस बार वो गुस्से में नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा अ, क्षमा के भाव में थी और वो उस नदी से बात कर रही थी। तो मैंने पूछा माँ को कि क्या है ये? तो माँ बोल रही है कि तुमने देखा कि वो नदी कितनी सुंदर है और वो उन्होंने अपना उन्होंने उनसे मैं बात कर रही थी, तो तुमने देखा उनकी सुंदरता? तो वो कह रही कि नहीं, मुझे बस एक लाइट दिखाई दी बहुत सुंदर सी। फिर माँ ने मीनाक्षी को समझाया कि मृत्यु जीवन का ही एक हिस्सा है। वो नदी माँ को ये समझा रही थी कि उन्हें उस बैल को ले जाना पड़ा क्योंकि वो समय आ गया था उस बैल का उस शरीर को त्याग के आगे बढ़ने का। तो अ, मुझे ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए उसकी मृत्यु पे और इसीलिए माँ कह रही थी कि मैं क्षमा माँगने आई थी नदी से, कि मैंने सुबह उनसे बहुत गुस्से से बात की। और फिर माँ कह रही है कि मीनाक्षी कह रही है कि हाँ, लेकिन आपको गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि आप उस किसान की जो दर्द था, उसकी पीड़ा को आप समझ रहे थे और इसलिए माँ कह रही हैं कि नदी ने उन्हें यहाँ पे बुलाया बात करने के लिए। इसके बाद मैं उनसे अभी कोई प्रश्न नहीं करूँगी। और माँ कहती हैं कि मीनाक्षी कह रही है कि ये तो बहुत ही अम, गहरा ज्ञान है, जो आपको मिला है आज। और फिर माँ मीनाक्षी की तरफ देख के कहती हैं कि जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब तुम भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। पर मैं उनकी मृत्यु की वज़ह से नहीं, तुम अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारी वज़ह से ऐसा हुआ है। तो मीनाक्षी कहती है, माँ आपको कैसे पता चला? तो माँ एक स्माइल के साथ उनकी तरफ देखती हैं, बोलती हैं, तुम्हें भी बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मन में जो गिल्ट है उसको निकाल दो। तुम्हारा उनकी मृत्यु से कोई लेना-देना नहीं है, उनका वो टाइम था और वो चले गए और कोई भी उसे बदल नहीं सकता था। मीनाक्षी कह रही है कि हमारा जो कन्वर्सेशन था बहुत छोटा-सा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन के ऊपर से बहुत बोझ जो था गिल्ट का, कि मेरी वज़ह से शायद मेरे पिता की मृत्यु हुई, तो वो हट गया और मुझे बहुत ऐसे लाइट, हील्ड जैसे लगने लगा। उसके बाद माँ कह रही है थोड़े महीनों के बाद फिर से एक इंसिडेंट हुआ और
आस-पास के एक नए आश्रम का निर्माण हुआ था और वहाँ पे जनक बाबा को बुलाया गया था। तो थोड़े ही घंटे दूर था मिथिला से और काफ़ी बड़ा था वो आश्रम और बहुत सारे ऋषि थे वहाँ पे। जनक बाबा और माता दोनों गए वहाँ पे और फिर वापस आने के बाद वो सर्वेंट्स बात कर रहे थे, तब मीनाक्षी ने ये कहानी सुनी, जब जनक बाबा को उन्होंने बुलाया सभा में और माता भी जनरली उनके साथ जाती हैं, पर इस बार वो अंदर नहीं गई, उन्होंने बोला कि मैं बाहर ही रहूँगी। तो जनक बाबा को थोड़ा सरप्राइज़िंग लगा ये, उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ठीक है, उन्होंने ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, पर अगले कुछ दिनों में भी उनका व्यवहार थोड़ा-सा वो दुखी थी, तो जनक बाबा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो सीता ने कोई किसी ने कुछ कह दिया आपको, किसी ने आपका कोई अपमान किया या कुछ, सब लोग हमसे इतने अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप ऐसे क्यों हर चीज़ से दूर-दूर एकदम दुखी ऐसे क्यों दिख रही हैं? तो माँ कह रही हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, लेकिन वो ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हैं और ये चीज़ मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये मुझे दिख रहा है। तो पिताजी कहते हैं पिताजी उनको पूछते हैं कैसे? जनक बाबा, तो वो बोलते हैं कि आइए मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो उनको जंगल में उस जगह पे लेके जाती हैं जहाँ पे सारे पेड़ों को इन्होंने काट दिया था। तो माँ कह रही है कि इन्होंने परमिशन भी नहीं ली, जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने ऐसे ही ले लिया। अब ये पेड़ों की कटने की वजह से जो प्राणी, पक्षी जो इन पेड़ों पे रहते थे, वो कहाँ जाएँगे? तो जनक बाबा ने बोला, "बिल्कुल सही बोला आपने, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए।" और फिर माँ कह रही हैं कि आपने हमें सिखाया है कि हम कभी भी नेचर से कुछ लेते हैं, तो हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए और जितना लेते हैं उससे दुगना हमें वापस करना चाहिए। तो जनक बाबा कहते हैं, "बिल्कुल सही।" अभी हम जाके उन वो सारे ऋषियों से बात करते हैं। तो जब जनक बाबा माता को लेके आश्रम में आए, सब लोग उनका वेट कर रहे थे, सभा ऐसे तैयार थी, उन्हें लगा कि जनक बाबा उसको सभा को अभी उपदेश देंगे। तो जनक बाबा कहते हैं कि मेरी पुत्री थोड़े दिनों जब से यहाँ पे आई है, थोड़ी-सी वो उदास है और आज अभी मुझे उसका कारण पता चला, तो मैं चाहता हूँ कि वो ही आपको बताए कि वो क्यों ऐसा महसूस कर रही है। तो पहले-पहले तो माता थोड़ी-सी शर्मा रही थी कि मैंने इससे पहले कभी खुलकर इतनी बड़ी सभा को उपदेश नहीं दिया था। ये फर्स्ट टाइम था जब वो पूरे इतने बड़े गैदरिंग में बोल रही थी। तो माँ कह रही हैं कि जब माँ ने बोलना शुरू किया, तब उनके अंदर की वो शर्म या वो फर्स्ट टाइम बोलने का जो एक फीलिंग रहती है, वो सब हट गई और वो बहुत ही ज़्यादा अम, एक कन्विक्शन के साथ, एक अथॉरिटी के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने बोला कि मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि ये जो डिसरिस्पेक्ट मैं देख रही हूँ अपने आस-पास, तो वहाँ पे जो ऋषिगण थे उनमें से जो हेड थे उन्होंने हाथ जोड़े और उनको बोला कि अगर हम में से किसी से कोई गलती हुई है, आपका कोई आपके सम्मान में कुछ कमी रह गई है तो हम क्षमा चाहते हैं, हम ऐसा कभी नहीं करना चाहते थे। तो माँ कह रही हैं कि मैं नहीं, ये मैं जंगल की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने इतने सारे पेड़ काट दिए, आपने इसका नतीजा, इसके consequences के बारे में सोचा है? तो और यही बात हमें पिताजी ने सिखाई है कि हमें लाइफ की तरफ, जीवन की तरफ रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अब जो प्राणी जिनका घर उन पेड़ों पे था या जिसको जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो सारे पेड़, वो क्या करेंगे? तो एक ऋषि ने बोला, लेकिन सीता, अ, हमें जगह चाहिए थी, हमें बनाना था ये आश्रम, तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम ये ना करें? तो फिर माँ कहती हैं कि लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस जंगल ने ही हमारे पूर्वजों का पालन-पोषण किया और हमें हमेशा उस इस जंगल की तरफ, ये सारे पेड़-पौधे, ट्रीज़ की तरफ हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। तो फिर किसी ने पूछा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है अभी?
क्या आप हमें कोई एडवाइस दे सकते हैं?" तो सीता कहती है कि थोड़ी देर वो सोचती हैं और फिर कहती हैं कि पिताजी हमेशा कहते हैं कि जितना लो उससे डबल नेचर को वापस दो। तो जितने भी पेड़ आपने काटे हैं, हर पेड़ के बदले में आपको 2 पेड़ लगाने हैं और इसके बाद आप हमेशा जितनी ज़रूरत हो उतना ही नेचर से लेंगे और अगर ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी पेड़ काटेंगे नहीं और परमिशन लेके पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप ये करेंगे। तो सब लोग उस इस सॉल्यूशन को मानते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम ये कल अभी से करना शुरू करते हैं, हम ये इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। जनक बाबा बहुत ही तो जनक बाबा ने ये रूल जो है पूरे राज्य में, पूरे विदेह में, मिथिला में उन्होंने ये कानून बना दिया कि अम, अगर आप पेड़ काटते हैं तो आपको 2 लगाने हैं, जिससे कि जो यंग जनरेशन है उनको भी फॉरेस्ट का, एनिमल्स का, प्लांट्स का सब इम्पोर्टेंस समझ में आए। आगे जब घर आके जनक बाबा नैना माँ को ये सारा किस्सा सुनाते हैं तो माँ कहती है कि अभी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीता एकदम परफेक्ट फिट है आपके जगह पे और हमारे जो राज्य के लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे जब सीता आपकी जगह लेगी। पर बाबा कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सीता का फ्यूचर देख सकूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखता। तो वो कहते हैं माँ को कि ऐसा नहीं है कि वो किसी राज्य को राज्य के ऊपर अ, उत्तराधिकारी है या किसी राज्य पे वो राज करने आई है और ऐसा भी नहीं है कि वो मिथिला में ही रहने वाली है। वो यहाँ पे आई है जिससे कि वो पूरी दुनिया की सेवा कर सके और इसके लिए उसे तैयार करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे माता का जो ट्रांज़िशन होता है एक बच्चे से थोड़ा यंग एडल्ट की तरफ और फिर कैसे वो अपनी आवाज़ उन्होंने अपने ओपिनियंस आगे रखना सीखा और वो अब किसी से डरती नहीं थी, वो कहीं भी चली जाती थी जंगल में, आश्रमों में, कहीं पे भी अ, अ, ये ऋषियों के बीच में बैठकर उनकी शिक्षाओं को सीखना, सुनना उन्हें प्रवचन देना, उन्हें उपदेश देना। तो यहाँ पे हम आज रोकते हैं। आगे हम देखेंगे और क्या होता है इस कहानी में। सो थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं।